वैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के तौर पे कि वो मतलब बेशक एडमिन है या बेशक सिस्टम लेवल है, वो इतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो अ, ये है इसके अंदर। वैसे वो नॉर्मली सिस्टम लेवल वाले मसले को कम देते हैं, क्योंकि सिस्टम लेवल वाले मसले मतलब आप मशीन को एक्सप्लॉइट करें ऐसा नहीं देंगे एग्जाम में, उन्होंने प्रीवियस सिलेक्शन रखनी होती है, वो लाजमी आप प्रीवियस सिलेक्शन टेस्ट करते हैं। तो वो फिर ऐसा नहीं बनाते कि मतलब प्रीवियस सिलेक्शन उसमें ना हो। तो फिर और अमूमन वो जो विंडोज़ की अपनी सर्विसेज होती हैं वो सिर्फ लैब की हद तक रखते हैं वल्नरेबल, लेकिन एग्जाम में वो चीज़ नहीं बनाते, क्योंकि वो फिर एक मशीन में सारा एग्जाम बना रहे हैं आप, सर्वर तो 3 ले आएंगे, एक्सपी ले एसएमबी इनेबल कर दें, उसके बेस ऐसा एक्सप्लॉइट है, आपने एक्सप्लॉइट करने सीधी सी सिस्टम लेवल एक्सेस आ जाएगी। तो वो सिनेरियो वो एग्जाम में नहीं बनाएंगे, लेकिन लैब में ऐसे जरूर होता है। अच्छा, इसमें विकास भाई प्रिविलेज एस्केलेशन के मेथड जो हैं कुछ इजी हैं और कुछ बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल इसमें यही है, मेरे ख्याल में तो मुश्किल यही था ओईसीबी में, कि आपको स्कोप नहीं क्लियर होता, ठीक है, चीज़ों का। तो यही मुश्किल है। बाकी आपको एक दफ़ा एक मेथड समझ आ गया तो बस समझ आ गया बस, और एक दफ़ा उसमें से गुजर गए। प्रीवियस एस्केलेशन में जो मुश्किल चीज़ स्कोप है ना, वो जो प्रीवियस स्कोप नहीं एस्केलेशन में क्लियर होता मतलब। एग्जैक्टली मतलब प्रीवियस एस्केलेशन की ना, देखिए आप, मैं अगर बताया आपको क्राउन जॉब भी देखनी होती है, अगर आपने क्राउन जॉब देख ही नहीं रहे, स्केजुअल जॉब भी देखनी होती है, अगर आपको पता ही नहीं है कि स्केजुअल जॉब को भी देखना होता है प्रीवियस एस्केलेशन में, जो कि उन्होंने बुक में बताया भी नहीं है, तो आपने अब जो आपकी चेकलिस्ट होगी उसमें आप जो सिलेक्ट कर रहे होंगे उसमें क्रोन जॉब चेक ही नहीं करेंगे, या फिर शेड्यूल जॉब चेक ही नहीं करेंगे। जब चेक ही नहीं करेंगे आप, तो हो सकता है कि मशीन में उसी में मसला उन्होंने रखा हो, तो आप तो फिर सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आप जितनी मर्जी, आपको वो तरीका पता ही नहीं है, तो आप वो ट्राई ही नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो क्लियर मशीन सिलेक्ट होगी नहीं, तो फिर पेपर नहीं पास होगा। तो ये ज़्यादा चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं होती चीज़ें लोगों को, पूरी एंड टू एंड स्कोप नहीं क्लियर होता। एग्जाम की जो मशीन्स होती हैं उनका वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, मतलब इंटरनेट एक्सेस होती है उनको। नहीं, नो इंटरनेट। नो इंटरनेट तो मतलब उनको उनके ऊपर आप कोई चीज़ कोई यूटिलिटी डाउनलोड वगैरह कुछ नहीं कर सकते। इस टाइप इस तरह की चीज़ें आप डाउनलोड करके वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नहीं, डाउनलोड हो सकती है, लेकिन उस सूरत में आप अपनी टैग मशीन में डाउनलोड करके विक्टिम पे फाइल अपलोड करें, विक्टिम पे अपलोड करें। ओके तो ओके। इसमें एक पूरा सेक्शन है, चैप्टर, बुक में पूरा चैप्टर है, उसका नाम है फाइल ट्रांसफर। उन्होंने इसीलिए बनाया हुआ है कि जब मशीन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि यार मैंने उस पे मैंने जो अपने ये सारा जो है ना, जितने भी मेरे एप्लीकेशन है, एक्सप्लॉइट हैं, जो मैंने स्क्रिप्ट बना के रखे हैं, मैंने उसको विक्टिम पे लेके जाने हैं, अटैकर से विक्टिम। तो उसमें फिर आप देखते हैं कि विक्टिम के ऊपर आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, अटैकर में क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ लेके जानी है, वो पूरा चैप्टर है। लेकिन मतलब उसमें ये सिखाया जाता है कि आपने वो जो अपना गोला बारूद है वो लेके कैसे जाना है विक्टिम के ऊपर, अटैक मशीन से। ठीक है, ठीक तो है। इसी तरह ट्रांसलेशन लिनक्स की दुनिया में भी है। लिनक्स के अंदर यूज़र जो होते हैं ना, वो आपको पता है उनकी अलग फॉर्मेट होती है। वो रूट यूज़र होता है, वो उनके एटीसी पासवर्ड में पड़े होते हैं यूज़र्स। तो लिनक्स की एक और एनवायरनमेंट होती है। तो लिनक्स में 2 ही तरह की मतलब या उनकी सर्विसेज़ भी चल रही होती हैं। तो इस तरह एसएमबी सर्विस विंडोज़ में चलती है, इसी तरह लिनक्स में भी होती है। और लिनक्स में होता है बेसिकली एप्लीकेशन होती है सांबा। सांबा जब आप चलाते हैं तो उससे फाइल शेयरिंग वगैरह चल जाती है। तो अगर वो पुराना लिनक्स का वर्जन है उसको आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपको उसमें भी उसकी हाईएस्ट लेवल एक्सेस मिलेगी। आई थिंक लिनक्स में रूट ही मिलती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो हम जब लैब करेंगे तो देख लेंगे। और बाकी वही फॉर्मेट वही है, यूजर्स होंगे या लिनक्स की अपनी सर्विसेज होंगी। तो सर विकास। जी जी, सर, जो हमारा वेब का लेक्चर चल रहा था उसको रिज्यूम करें सर, मेरे ख्याल मेंबर सारे आ गए हैं। ठीक हो गया, उससे चलते हैं। राइट सर, राइट। अच्छा, वेब में आप ना पुराने रिकैप की जरूरत तो नहीं है ना, आगे से चलें या कोई हल्का सा रिकैप चाहिए? सर जी लास्ट जी टाइम आपने सर। काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, प्लस आपने जो है ना नेक्स्ट डे रिवीजन भी करा दी। तो अभी सर 1 मिनट में आप असाइनमेंट को रिकैप करवा दें और आफ्टरवर्ड्स फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, मूव फॉरवर्ड।
अच्छा, असाइनमेंट तो बेसिकली ना सिंपल है ना, वो आप 2 मशीन्स आपने बनानी है अपने पास, विंडोज़ की और लिनक्स की। सर व्हाट आई डिड और कि मैंने अपनी कंप्यूटर पे VMware करके और उसके ऊपर 3 मशीन्स बना ली हैं, काले विंडो और यूबंटू 20 की, और वो तीनों को मैंने टेस्ट कर लिया, वो चल रही। इसके ऊपर सर कुछ मजीद इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है, कुछ और करना है तो वो काइंडली एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू सर। अच्छा, अच्छा आपने यूबंटू की विंडो 10 की बना ली है, ठीक है। इसमें ये टूल्स वगैरह जो लिखे थे ये आप विंडो 10 में आप XAMPP इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना। कोई CMS इंस्टॉल कर लें और कोई सर आप ना विंडो 10 में जैम्प इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन CMS सर कौन सा इंस्टॉल करें? CMS आप कोई ड्रूपल कर लें, जुमला कर लें या वर्डप्रेस कर लें। वर्डप्रेस कर लें, पुराना वर्जन वर्डप्रेस का। राइट सर। ये हमें थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी, इसमें भी हम इसकी भी वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट वगैरह देख लेंगे। और आप लोगों के पास ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है ना, ये आपने जी एक्सप्लॉइट DB से कोई उठा के ना, जिस तरह लास्ट टाइम बात हो रही कमांड, इसमें कोई कमांड इंजेक्शन का इशू है वो यहाँ पे उसको एक्टिव इंस्टॉल कर लें। उसमें राइट काफ़ी सर। सारे इश्यूज आते हैं, अगर कोई इजीली इंस्टॉल होती है तो सॉल्व कर दें, उससे फिर हम उसकी POC और उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर लेंगे। राइट सर। सर अभी आप कह रहे हैं कि विंडोज़ की मशीन के लिए हम जैम कर लें, जैम के बाद एक वॉनेबल मशीन जो कि हमने पास्ट में पढ़ा हो वो टॉपिक, वो उठा के उसको इंस्टॉल करके POC कर लें। ये भी एक सही। ठीक है सर। जी राज जी। भाई, आप वो वर्कशॉप का भी बता रहे थे ना, वो शायद भाई करेंगे। वर्कशॉप का भी ये ना कि एक सेशन हम नेक्स्ट वीक में, जब भी नेक्स्ट सेशन होगा उसको हम उसको वर्कशॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ये हो जाएगा कि उसमें वो लोग, जिन लोगों के लैब्स वगैरह में इशू आ रहा है, वो अपनी लैब सारे लोग आपस में एक सिंकअप हो जाएंगे। एटलीस्ट आप लोग ट्राई करें जितनी बन सकती है, देन आप लोग उसको सिंकअप करें या फिर मैं भी उसमें आ जाऊँगा। तो जो इश्यूज आ रहे हैं लैब में उसको हम देख लेंगे, ताकि एनवायरनमेंट सेटअप हो जाए, ताकि फिर इसी इसी ग्राउंड पे हमने प्रैक्टिस करनी है, तो फिर इससे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जितनी चीज़ें इंस्टॉल हो सकती हैं वो करें, जितनी चीज़ें आप इनेबल कर सकते हैं, जो फिर रह जाएंगी तो उसको फिर एक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो एटलीस्ट जो कर सकते हैं वो करें, देन हम उसको नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। सर ये तो हमने बात कर ली रिगार्डिंग विंडोज़ मशीन। सर यूबंटू मशीन मैंने इंस्टॉल की, यूबंटू 20, और उसके अंदर उसके जो पैकेज को अपडेट कर लिया था, और अपाची इसके अंदर मैंने इंस्टॉल कर लिया था। बस अभी विवंटो, अभी लिनक्स में अभी हम इसको ना वो रखते हैं, फिलहाल अभी इधर ही रखते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी उसमें, क्योंकि लिनक्स में अभी फिलहाल इसको इसको अभी इतना ही तैयार करें, देन फिर इसको अभी जितनी इसमें लिखी हुई है ना, फिर इसमें नेक्स्ट स्टेज में इसमें मजीद चीज़ें ऐड करा देंगे। पहले आप जैसे आपने बना लिया, सारे लोग एक पेज पे आ जाए ना, और फिर उस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें, देन इसमें हम चीज़ें ऐड करते रहेंगे। अभी के लिए इनिशियल स्टेज के लिए ये काफ़ी है। राइट सर। राइट सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ठीक है जी, कमांड इंजेक्शन के ऊपर बात होगी थी, ठीक है। और अब हम चलते हैं डाटा ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, डाटा ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटी ये होती है कि आपके पास कोई एप्लीकेशन होती है, और उस वो एप्लीकेशन का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो कुछ सिस्टम से ना फाइल रीड कर रही होती है। तो उस जब फाइल सिस्टम से रीड कर रही होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम, मतलब ये एक एप्लीकेशन आपने ऐसी बनाई इसमें आपने उसका पर्पस ही था, उसने कोई फाइल रीड करनी है। तो डायरेक्ट रिवर्सल ये हो सकती है कि फाइल वो रीड कर रही है मिसाल है, तो आप उसकी डायरेक्टरी को बाईपास करके ना, आप उसको बैक बैक करके, या तो आप उस सिस्टम में पड़ी होने वाली सारी की सारी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रिवर्सल वल्नरेबिलिटी बेसिकली वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी है, और ये एप्लीकेशन के उन फीचर्स में होती है जो फाइल सिस्टम में से फाइल्स रीड कर रहे होते हैं। और इसमें अगर इस सही तरीके से सैनिटाइज ना हो आपकी इनपुट, तो अटैकर क्या कर सकता है कि वो अपनी एक रेंज से बाहर जाके भी, डोमेन से बाहर जाके फाइल्स रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्स वल्नरेबिलिटी होती है, और इस वल्नरेबिलिटी से आपको कोई RC नहीं मिलता। ये वो वल्नरेबिलिटी नहीं है जिसको आप एक्सप्लॉइट करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करेंगे। इसको आप ये समझ लें कि इसको अगर आगे एक्सप्लॉइट कर लेते हैं प्रॉपरली, तो आप इसमें से फाइल्स रीड कर सकते हैं सिस्टम में से, ठीक है। और वो भी आप ये ध्यान में रखिएगा
कि क्योंकि आप वेब एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो एप्लीकेशन चल रही होगी आईएएस पे या अपाची पे। नॉर्मली वो आईएएस और अपाची होते हैं ना, वो लो लेवल पे चल रहा होता है, वो लिमिटेड यूजर राइट्स होते हैं उसके, तो उसमें रहते हुए आप पूरे सिस्टम का फाइल सिस्टम रीड नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट जो जो वेब एप्लीकेशन ने जितना सोचा था ना कि यार यूजर ये रीड करेगा, उससे बाहर जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे आपको मतलब क्योंकि आप एक वेब एप्लीकेशन में ट्रैवर्सल फाइंड करके फाइल सिस्टम में चीज़ें रीड करना चाह रहे हैं, तो अब आपकी प्रिविलेजेस है वो वही है जो कि जिस प्रिविलेज से वेब सर्वर चल रहा है। अगर वेब सर्वर नॉर्मली ये एक होता है डब्ल्यू डाटा, इस पे ये चल रहा होता है लिनक्स में वेब सर्वर। तो अगर आपका वेब सर्वर एक लेवल चल रहा है, तो इस लेवल पे जितनी परमिशन है वो वही फाइल आप रीड कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फाइल सिस्टम की पूरी विजिबिलिटी मिल गई। तो इसमें आपका सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि आपका वेब सर्वर किस लेवल पे चल रहा है, जो कि अमूमन कोई वेब सर्वर भी कभी भी आपको सिस्टम लेवल चलता हुआ या एडमिनिस्ट्रेटर चलता हुआ ज़्यादातर नहीं मिलता, ये लिमिटेड लेवल पे चलता हुआ मिलता है। तो इसलिए इसमें तो ये और ये इसमें लिखा है आउटसाइड एप्लीकेशन रूट डायरेक्टरी। एप्लीकेशन ने एक बनाई है डायरेक्टरी, मतलब फाइल रीड करने की फीचर रखा है, वो चाहता है कि मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही मैं रहूँ। और आप एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी आप समझते हैं, रूट डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो बेसिकली जिस तरह डब्ल्यू होता है, मैंने आपको बताया था कि लिनक्स में होता है वेरिएबल डब्ल्यू एच टी एम एल, ये एक वो है कॉमन है। वैसे डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली ये वाला नॉर्मली एप्लीकेशन इधर होस्ट हुई होती है, तो ये वेब का रूट है। और सी में मिसाल अगर आपने वो चला रहे हैं जैम चला रहे हैं, तो सॉरी विंडोज में जैम चला रहे हैं तो सी एच डॉक्स में आ रहा होगा। अगर आई एस चला रहे हैं तो सी में इनट पब के अंदर आ रहा होता है, इन लोकेशन के ऊपर आपका। तो आप इस रिवर्सल से इससे बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है वनरेबिलिटी। और ये है जी, ये देखिए मेरे इसमें लिखा जी एक्सपोज होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब इसमें कोई रिमोट कोड एग्जीक्यूशन नहीं है, सिर्फ फाइल एक्सपोज होती है, फाइल रीड कर सकते हैं जो भी इसको आप नाम दे दें, ठीक है। और अब सवाल ये आ गया जो बड़ा अहम सवाल है कि जी ठीक है, ये रेट्रोसेबिलिटी मोटी मोटी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपने अच्छा आपने ना ये चीज़ें ज़रूर अंडरस्टैंड करनी है ये कि सारी वनरेबिलिटी का ताल्लुक होता है प्रोडक्ट की फीचर के साथ। अब एक प्रोडक्ट है ना, वो डेटाबेस से बात कर रही है, ठीक है, उसमें रेट रिवर्सल कैसे हो सकती है? उसका उसकी लॉजिक लिखी हुई डीबी से बात करने की, उसमें रेट रिवर्सल नहीं हो सकती, ठीक है। स्क्रिप्ट क्रेडिट के नए लोग ये करते हैं, ये वो कहते हैं कि रेट रिवर्सल वनरेबिलिटी ओएस में लिखी हुई है, ये मुझे वेब एप्लीकेशन में 100 फीचर है, 100 में टेस्ट करनी है, ऐसे नहीं होता। अगर वेब एप्लीकेशन में 100 फीचर्स है ना, ठीक है, और उसमें आपने ये देखना है सारे वेब एप्लीकेशन है ये, ठीक है, ये उसके अंदर एक फीचर है, ये दूसरा फीचर है, ये तीसरा फीचर है, ये अच्छा उसमें 100 फीचर्स है, एक बात चलती गई और ये फीचर नंबर 100 है। तो ये मतलब नहीं है कि आपने पहले फीचर के अंदर ओएस के सारे मसले चेक करने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपने देखना होता है फीचर का बिहेवियर कैसा है। अगर आपको फीचर लगे ना, हो सकता है इसमें से 100 फीचर ऐसा हो जो आपको लगे कि यार ये तो सिस्टम से कोई फाइल्स रीड करता हुआ मुझे महसूस हो रहा है, तो उसमें जो टैग अल्टर एप्लीकेबल होगा वो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कन्वेंशनल पेन टेस्टिंग के हिसाब से बता दिया कि वेब टेस्ट करते हैं उसके फीचर होते हैं, फीचर में अंदर वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, तो फीचर की टाइप पर डिपेंड करती है। तो आप उसको टाइप को ना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में उसका जब बिहेवियर देखते हैं ना, डॉक्टर पूछते हैं जी आपको खांसी है, ये है, वो है, फलाना है, तो वो फिर अंदाजा लगाता है अच्छा इसको ये मसला होगा वो, तो थोड़ा सा अंदाजा आप जो आप लगाते हैं वेब पेन टेस्ट करते हैं वो एस फीचर की बिहेवियर देख के अंदाजा हो जाता है, ठीक है। एक रीडमी फाइल है, उसमें रेट रिवर्सल आप ढूंढ रहे हैं, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। वो रीडमी फाइल है, सादा फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, एचटीएमएल फाइल में आप ढूंढ रहे हैं, एचटीएमएल फाइल तो सिर्फ रेंडर हो रही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब फिर दूसरी बात है, एक बिहेवियर आप देख रहे हैं, एक फाइल है, फंक्शन ईमेल करता है, तो प्रॉब्ली ईमेल करने वाले के पीछे ट्रेवर्सल का चांसेस कम ही है कि फाइल विच रीड कर रहा होगा, बहुत कम चांसेस है। तो उसमें वो ईमेल इंजेक्शन हो सकती है, उस तरह के अटैक हो सकते हैं, ना कि रेडी रिवर्सल अटैक हो सकता है। तो ये स्मार्टली चलना होता है। और ये तो होगी कन्वेंशनल पेन टेस्टिंग की। जब आप हम ओएससीपी की बात करेंगे तो आपको वो सारी बात एनुमरेशन आपको लैंड कराएगी वनरेबल एप्लीकेशन के ऊपर, और वनरेबल एप्लीकेशन आपको लैंड कराएगी स्लॉट डीबी पे, और स्लॉट डीबी में से कोई डायरेक्ट रिवर्सल हो सकता है, कमांड इंजेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको इस तरीके से कन्वेंशनल पेन टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, एनुमरेशन से ही आप लैंड कर जाएंगे वनरेबल एप्लीकेशन पर। वनरेबल एप्लीकेशन स्लॉट डीबी में कोई भी वनरेबिलिटी स्लाइड हो सकती है, उसको फिर आपने देखते हुए पीओसी करनी है। तो ओएससीपी का तो ये फ्लो है, और कन्वेंशनल पेन टेस्ट का ये फ्लो है, लेकिन सेंस ये है कि फीचर्स पे जरूर डिपेंड करता है जिस तरह का फीचर होता है। अब बात आ गई
आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन में यही पॉइंट है कि इसमें ना आपने देखना होता है कि नॉर्मली ऐसे होता है, जो फाइल्स होती है ना, जो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि फाइल सिस्टम में से फाइल्स रीड कर रही होती हैं, ऐसी वेब एप्लीकेशन जो कि, तो उनके जो यूआरएल होता है ना, उसके अंदर एक स्पेसिफिक सा फॉर्मेट आ रहा होता है, ठीक है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, उस लाइव एग्जांपल हम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास मशीन है, ये वाली, ठीक है। इसी को हम ओपन कर लेते हैं। वही मशीन है, वही जिस लास्ट बेसिकली मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, और इसमें बहुत सारी अवेलेबल एप्लीकेशन है। अब इसकी हम सिक्योरिटी वैसे इसमें मल्टीपल होती है, हम अभी फिलहाल लैब में लोब पे चला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये आप देख रहे हैं ना, जिस तरह ये बनी हुई है, इससे आपको एक फील आ रही है कि यार ये कोई फाइल रीड कर रहा है, कोई फाइल का नाम आ रहा है, तो ये कोई रेडी रिवर्सल इसमें हो सकती है। तो आप ये कहेंगे यार, अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। तो अगर आप ये देखिए ना, इसमें आपको पासवर्ड फाइल रीड हो गई। जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है ना, एप्लीकेशन आपको खुद बताएगी कि वो फाइल सिस्टम से फाइल रीड कर रही है। नॉर्मली ज़्यादातर ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको ना ऐसे यूआरएल में एक पैरामीटर होगा और वो कोई फाइल रीड कर रहा होगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये बेसिकली इस तरह होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन के। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन कॉमन तरीका यही है कि आपको एक एक पेज होगा जो कि एक फाइल रीड करता हुआ नज़र आएगा। तो फिर उसमें आप पहले ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको एक इंटेलिजेंट मतलब यहाँ पे आपको ना ईटीसी 111 इसलिए लगा देंगे, मुझे पता है लिनक्स की मशीन है। तो आपको, जब आप अगर इनोवेशन में नहीं क्लियर हो रहा ना कि लिनक्स की मशीन है, तो आप फिर इसमें और चीज़ें भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना, कि विंडोज़ के हिसाब से भी चीज़ें ट्राई करेंगे और लिनक्स के हिसाब से भी ट्राई करेंगे। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इसको फिर लिनक्स की फाइल रीड करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगर यहाँ से शैडो फाइल रीड करूँ ना, ये इसमें सारे पासवर्ड पड़े होते हैं, तो वो रीड नहीं हो रही, परमिशन डिनाइड। क्योंकि अभी मैं जो मशीन में खेल रहा हूँ, मैं उस परमिशन से खेल रहा हूँ जो वेब एप्लीकेशन या आप समझे वेब सर्वर की परमिशन है, ठीक है। तो मैं उतना ही कुछ कर सकता हूँ जितना वेब सर्वर को अलाउड है। तो इसलिए मुझे इसकी हर फाइल नहीं मैं रीड कर सकता। तो अगर फाइल सिस्टम में 1000 फाइलें हैं ना, तो मैं 1000 की 1000 नहीं रीड कर सकता, क्योंकि मेरा जो, अगर मैं ये रूट होता तो मैं सारी रीड कर लेता। अगर मेरा वेब सर्वर रूट पे चल रहा होता तो मैं सारी चीज़ें रीड कर लेता। या अगर मेरा आईईएस एडमिनिस्ट्रेटर ने चलाया होता और विंडोज़ में इनमें कोई एप्लीकेशन चल रही होती, वेब एप्लीकेशन, तो उसमें डेटाबेस का इशू होता, तो उसमें मैं फिर पूरा फाइल सिस्टम का एक्सपोजर था मेरे पास। दूसरा इसमें ये भी होती है एक चीज़ कि जी, कभी-कभी ना आपको ये भी लगाना पड़ता है इसके ऊपर, जब आपने उससे बाहर जाना होता है ना किसी ड्राइव में, तो इससे क्या होता है, इससे वो बेसिकली इससे आपको ना मतलब एप्लीकेशन के ना जो स्पेसिफिक, मतलब असल में बेसिकली होता ही है ना कि पीछे इसका कोड, मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह के पेलोड भी इसमें आते हैं। अच्छा, इसका पेज, इसका हम सोर्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इसने ये कोड लिखा हुआ है बेसिकली, ये पूरा कोड नहीं मुझे लग रहा, ये इसमें शायद आ रहा है। ये पूरा पेज का कोड नहीं, थोड़ा सैंपल सा कोड दिया है इन्होंने, लेकिन तो इसमें अब वो चीज़ जो पॉइंट मैंने बताना है वो नहीं इसमें क्लियर होगा, ठीक है। तो बहरहाल इसमें ये है कि आपको आइडेंटिफिकेशन इस तरह की मिलेगी, और उसमें आपने लिनक्स की फाइल रीड करनी है, विंडोज़ होगी तो विंडोज़ की फाइल रीड करनी है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो कौन सी मशीन है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग में कभी कभी श्योरिटी नहीं भी होती, तो फिर आपको दोनों एंड से प्ले करना है। लिनक्स की फाइल भी खोल के देखनी है, विंडोज़ की फाइल भी खोल के देखनी है। और
जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे तो हम एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं ना etc पासवर्ड की फ़ाइल का या शैडो फाइल का, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि ये लिनक्स की मशीन है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर एनुमरेशन में क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन सी मशीन है, तो फिर हमें डायरेक्टरी ट्रेवर्स करके जो पीछे आना है उस रूट फोल्डर से, उसको कैसे जज करेंगे? अब जैसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर रहे थे कि डॉट डॉट बैकस्लैश डाल के उसमें आना है, तो वो उसको बेसिकली क्या प्रोसीजर होता है उसका, ताकि हमें पता लगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक फ़ोल्डर पीछे हैं तो पता लगे अच्छा ये इसका स्ट्रक्चर ये है, तो ये वाली मशीन हो सकती है, ये वाला सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे सर? ये बोलना चाह रहे हैं कि फाइल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमने फाइल्स कौन सी उठानी है विक्टिम में नहीं से। अभी नहीं, मतलब सर हम एक एक डायरेक्टरी ट्रेवर्स करके पीछे आए, रूट फोल्डर से बाहर निकले, तो आगे स्ट्रक्चर ये हो तो हमें पता लग जाए अच्छा अब ये वाली मशीन है, इसके अब इस फोल्डर में जाना चाहिए, अब उस फोल्डर में जाना चाहिए। असल में ना इसमें आपको ना ऐसा, आपको इसमें ये मसला है कि जो इस वल्नरेबिलिटी है इसकी अपनी लिमिटेशन है। इसमें आपको जो मशीन, आप किसी मशीन में ये मसला निकल है ना, उसकी पे मतलब मशीन में एप्लीकेशन चल रही है उसमें इशू निकल आया, तो आपको या तो पता हो लिनक्स है या विंडोज है, तो लिनक्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल्स आपने टारगेट करनी है। ठीक है, क्या फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अच्छा, अब लिनक्स की मशीन मिसाल है मेरी है, मैंने उसमें, आपको ये तो पता है ETC पासवर्ड है, ठीक है। अब मैंने इसी लिनक्स की मशीन में एक फाइल रखी हुई है, टैब में रखी हुई है मैंने secret.txt, मिसाल दे रहा हूँ। अब ये तो एक कस्टम फाइल है ना, ये तो, और लिनक्स की मशीन मतलब एक तो है ना, लिनक्स का डिफॉल्ट आर्किटेक्चर है, वो तो ज़बान ज़द आम है, वो तो पब्लिकली अवेलेबल है हर चीज़। लेकिन लिनक्स आपकी मशीन है, लिनक्स मेरी मशीन है, लिनक्स लोगों की मशीन है, उन्होंने अपने भी फोल्डर रखे हो सकते हैं, अपनी चीज़ें भी रखी हो सकती हैं, तो वो चीज़ें तो आपको नहीं पता लगेंगी। ठीक हो गया। तो अब वो, अब अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। एक तो ये लिनक्स की डिफ़ॉल्ट फाइल तो आप रीड करके देख सकते हैं। पहले तो आप श्योरिटी करेंगे कि यार इसमें एडिट रिवर्सल है भी या नहीं, और श्योरिटी हो गई। अब आपका सवाल होगा कि मैंने कौन-सी फाइलें रीड करनी है, और उसमें तो जो ये वाला एरिया ना, जो ये वाला, कि आपको इसमें बेसिकली मतलब, सर बेसिकली ये कौन सी फाइलें रीड करनी है और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से रीड करनी है, कि दोनों अब दोनों हिट एंड ट्रायल है, दोनों ट्राई करते हैं। उसकी देखिए ना, इसमें 2 चीज़ें ना, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होता है। ठीक है? ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे ये तो आप एग्री करते हैं ना, लिनक्स का डिफ़ॉल्ट एक फाइल सिस्टम है। ठीक है, विंडोज़ का अपना डिफ़ॉल्ट एक फाइल सिस्टम है, उसमें सी ड्राइव भी होती है। ठीक है? मतलब विंडोज़ में एक फ़ाइल होती है, वो विंडोज़ में जाके windows.ini फ़ाइल होती है। अच्छा, विंडोज़ की सिस्टम 32 भी होती, मतलब विंडोज़ की बहुत सारी एक फाइल सिस्टम है जो कि मतलब विंडोज़ के फाइल सिस्टम जो कॉमन है। तो डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम में अगर आप जाएँगे, तो आप वैलिडेट करने के लिए उसमें से फाइलें उठा सकते हैं। ठीक है? कि मैंने ये वाली फाइल रीड कर ली। लेकिन मसला इसमें ये होता है कि आपको वो फाइल रीड करनी, एक तो आपने सबसे पहले मैंने वैलिडेट कर ली, तो वैलिडेट करने के लिए आपने वो कॉमन फाइल्स थी, एटीसी पासवर्ड ले लिया, विंडोज़ में ये फाइल होती है windows.ini, ये रीड कर ली, वैलिडेट हो गई। अब आपको ये देखना है कि मेरे वाली फाइल है कौन से काम की, मैंने मतलब खाली फाइलें रीड करें तो मेरा पर्पज़ अचीव नहीं होगा। ठीक है? और फाइलें मेरे काम की कौन सी हैं। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम में भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें, तो डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम में भी काफ़ी सारी फाइलें काम की होती हैं। लिनक्स में काम की फाइल है एटीसी पासवर्ड। ठीक है? जो आपको, अच्छा, उससे आपको पासवर्ड तो नहीं मिलते, इसमें यूज़र नेम होते हैं, आपको मशीन के यूज़र पता लग जाते हैं। ठीक है? मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि नहीं होती, जो आप कह सकें कि यार मेरे लिए बहुत मसला हल हो गया। तो अब बात आ जाती है कि यूज़र की फाइल्स पड़ी हैं, वो कैसे रीड होंगी। ठीक हो गया? अब मैं आपको इसमें ऐड करता हूँ। डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम हो सकता है, यूज़र की फाइल्स हो सकती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और वो फाइल हो सकती हैं, ये भी मैं आपको ऐड कर दूँ, कि जो वेब का रूट फ़ोल्डर है ना, अंदर भी फाइल्स पड़ी हो सकती हैं, और इसी तरह इसके अंदर भी वेब के रूट फ़ोल्डर में भी फाइल्स पड़ी हो सकती हैं। हम 2-4 मिनट लगाते हैं ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, अब होता ये है कि जी वैलिडेट मसला मसला आपको निकल आया। ठीक है? अब आपने वैलिडेट कर लिया, वैलिडेट कैसे किया, डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम की फाइल रीड कर लें। लिनक्स में टीसी पासवर्ड रीड कर लें, विंडोज़ है विंडोज़ और नहीं कर लें। यहाँ तक बात खत्म होगी। डायरेक्ट रिवर्सल इसके अंदर है। अब आप ये सोचेंगे कि जी मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो यूज़र की फाइल में जाएँगे, हम यूज़र की फाइल को एक हफ्ता अभी वक़्ती तौर पे भूल जाते हैं।
आप ये देखिए वेब का रूट फोल्डर देखते हैं। अब जो वेब का रूट फोल्डर है ना, इसके अंदर आपको पता है सारी जो वेब की फाइल्स होती है ना, PHP ASP पूरी ढेर सारा इधर ही पड़ा होता है। एप्लीकेशन का जो सारी बैकएंड की फाइल्स होती हैं यहाँ पड़ी होती हैं। अब जब एप्लीकेशन आप ब्राउज कर रहे होते हैं ना, आपको पता है कि एप्लीकेशन ब्राउज करने से आप उसका कोड नहीं देख सकते, ठीक है। तो मुझे एज अ पेन टेस्टर इंटरेस्ट होगा कुछ फंक्शन कुछ फीचर्स के अंदर कि यार मैं इसका कोड देखूं कि इसका कोड क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कोड देखने से मुझे वल्नरेबिलिटी समझ आ जाएगी। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। और वो मुझे कैसे पता लगेगा? एप्लीकेशन तो ऑलरेडी मैंने इनोमरेट की हुई है, उसके सारे पाथ तो मुझे पता है कि जी DVWA में यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, वहाँ पे वो चीज़ पड़ी है। तो अब मैं उसको डायरेक्ट रिवर्सल से रीड कर सकता हूँ और मुझे उसकी कोड की विजिबिलिटी भी आ जाएगी। और कोड जब मुझे पता लग जाएगा तो मुझे उसका पेलोड बनाने में आसानी होगी और मैं उसमें और वल्नरेबिलिटीज भी देख सकता हूँ। तो अच्छा सर, ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो कोड देखने वाला पार्ट है ये OSCP के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है? मतलब वो इस तरह का कोई दे सकते हैं कि मतलब सिनेरियो के आप कोड देखें और अपने एक्सप्लॉइट को उस लिहाज से टेलर करें? अच्छा, इसका ना असल में होता ही है इसमें कि जो भी आपने भी तो अभी हम कर रहे हैं इजी इजी एग्जाम्पल, मतलब इजी से पासवर्ड रीड कर लिया तो रीड हो गया। ये जो चीज़ है ना, ये आपकी अब ETC पासवर्ड आप रीड कर मतलब रीड कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ये जो कुछ चीज़ें होती हैं पीछे ना, जारी बात है, जो पेज आप देख रहे हैं ना फ्रंट एंड पे बैक एंड, उसका कोड लिखा हुआ है। उसका कोड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पेलोड बनाते हैं ना, पेलोड तो पेलोड बनता है कोडिंग के हिसाब से, जिस तरह का कोड लिखा होता है उस तरह का पेलोड आपको बनाना होता है। अब ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि आपको कोड तो पता नहीं होता, तभी लोग गिटहब से बड़े बड़े डिक्शनरीज या बड़े बड़े पेलोड ऐड करते हैं, उसको डाउनलोड करके चला देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोड पता लग जाए ना, यार बैकएंड पे ये कोड लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको पेलोड बनाना आसान हो जाता है। मिसाल SQL इंजेक्शन है ना, मैं आपको दो ऑप्शन है, एक एप्लीकेशन है उसमें SQL इंजेक्शन का मसला है एक पेज पे, ठीक है। मैं आपको दो सिनेरियो देता हूँ। एक सिनेरियो है कि आप ब्लैक बॉक्स में आपको कोड नहीं पता, तो आप क्या करेंगे जी, वो नेट से गिटहब से डाउनलोड करेंगे, 10,000 SQLite पेलोड चला देंगे, वो रैंडमली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, किसी एक पे हिट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या ये है कि मैं कहता हूँ जी दायर भी आपके पास, मैं आपको कोड दे देता हूँ। तो अगर आपको कोड नजर आ जाएगा तो कोड में से फिर आप ये देखेंगे कि अच्छा पीछे बैकग्राउंड में लॉजिक क्या लिखी हुई है, तो उससे हिसाब से आप एक गो में पेलोड बना लेंगे। तो एक तरफ ये पोजीशन है कि आपको सारों पेलोड ट्राई, एक तरफ ये पोजीशन एक गो में बना लेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वनएबिलिटी के हिसाब से, कि अगर वनएबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना इजी हो जाता है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं होता कि हम जब हम मतलब कोई एक फाइल है जो कि आपको परमिशन डिनाई आ रही है, ठीक है। आप मतलब इसमें सिनेरियो बहुत सारे बन सकते हैं। आपने एक्सेस की एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन फाइल आपको आ रही है, एक्सेस नहीं मिल रही है, अब वो फाइल कोई इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर उसी मशीन में डायरेक्ट रिवर्सल का मसला है तो आप डायरेक्ट रिवर्सल वो फाइल रीड कर सकते हैं। हो सकता है वो टेक्स्ट फाइल हो, उसमें कोई यूजर ने पासवर्ड पड़े हो और वो एप्लीकेशन के यूजर ने पासवर्ड हो, उस एप्लीकेशन से आप लॉगिन कर लें। तो इस तरह मतलब जो मतलब डायरेक्ट रिवर्सल का जो अगला लेवल है ना, यानी कि जो इससे आप फायदा उठा सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस सिनेरियो में आप खड़े हैं, ठीक है ना। मशीन किस तरह की है, एनवायरनमेंट कैसी बनी हुई है, तो ये वो मतलब वेलनेबिलिटी है जिसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको डिपेंड करता है कि आपको मशीन आप किस सिनेरियो में खड़े हैं। तो मुख्तलिफ सिनेरियो मुख्तलिफ, अगर एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें कोई भी ऐसी सेंसिटिव फाइल नहीं पड़ी हुई, आपने पूरी एप्लीकेशन ब्लैक बॉक्स में इनोमरेट की, आपको नहीं लगता कोई ऐसी फाइल है इसकी परमिशन डिनाई है जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो तो चैप्टर क्लोज हो गया कि आप डेटाबेस से वो फाइल रीड कर लें, वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन फिर पता क्या होगा, मशीन कैसे बनाते हैं, वो ये करेंगे कि FTP उस मशीन में इनेबल होगा, उस मशीन में आप FTP में शेयर लिस्ट करेंगे, उसमें एक फाइल आ रही होगी cheater.txt, उसकी परमिशन नहीं होगी आपको। तो अब आपको मजा आएगा खेलने का। उसी में ऐसे बनाते हैं, वो कहेंगे अच्छा आपको यार फाइल तो बड़ी अच्छी थी लेकिन मैं रीड नहीं कर सका। तो आप ये जहन में जरूर रखेंगे कि हो सकता है कि उसी मशीन में एप्लीकेशन भी हो, उस एप्लीकेशन में एक पेज भी हो, उस पेज में डेटाबेस का मसला भी हो, उसको मैं एक्सप्लॉइट करते हुए वो फाइल मैं रीड कर लूँ जो मुझे FTP में नजर आ रही थी, और उसके अंदर एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स पड़े हो या डेटाबेस के क्रेडेंशियल पड़े हो या ईमेल से पड़े क्रेडेंशियल पड़े हो या कोई और इन्फॉर्मेशन पड़ी हो जो मेरे लिए काम की हो, ठीक है। तो वो फिर इसके साथ ना सिनेरियो बड़े मजे मजे के बनते हैं। तो डेटाबेस से आपको कौन सी फाइल उठानी है, ये एक बड़ा मजे का सवाल है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन रूट के अंदर रहते हैं तो मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि ये हो सकता है कि कोई रूट के अंदर कोई फाइल इंपॉर्टेंट है। अगर रूट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसी मशीन पे कोई FTP इनेबल हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया कि FTP के ऊपर से कोई फाइल आपको नजर इंपॉर्टेंट नजर आ गई, ठीक है। वो आपने कहा जी ठीक है ये अब मैं डेटाबेस से उठा लेता हूँ। या हो सकता है उसी मशीन पे एक और एप्लीकेशन चल रही हो, उसके अंदर फाइल एक इंपॉर्टेंट हो, तो और दूसरी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस का मसला हो, तो आप कहें ठीक है मैं मुझे फाइल भी पता लग गई मुझे। तो इस तरीके से होता है। और तीसरा ये होता है जी, जो यूजर फाइल्स है ना,
जिस तरह मैंने आपको लिखा है जी कि यूजर फाइल हो सकती है और सीक्रेट फाइल हो सकती है, वो भी आपको जरूरी पता है, ब्लैक बॉक्स में यूजर फाइलें नहीं पता, लेकिन ब्लैक बॉक्स में पता लग जाती है। किस तरह पता लग जाती है? इस समय मैंने आपको एफटीपी की एग्जांपल दी, या कोई एसएमबी पे फाइल शेयरिंग हुई भी है, वहां से पता लग गई ये यूजर ने फाइल शेयर की, ये फाइल इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेडी रिवर्सल से क्या चीज़ आपके लिए अहम है, वो आपको डिपेंड करेगा मशीन के सिनेरियो के ऊपर। और ये भी हो सकता है कि एक मशीन रेडी रिवर्सल का इशू है और उसमें कुछ भी अहम नहीं है, ठीक है ना? मैं ओएससीपी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। तो आप वल्नरेबिलिटी आप रिपोर्ट करेंगे, आप उसको कर देंगे जी कि लो या मीडियम कर देंगे। इशू तो है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें निकल सकी सिस्टम से जो कोई यूज़फुल हो, ठीक है ना? या कोई और प्रोटोकॉल ने कोई ऐसी चीज़ मेमोरेट नहीं की जो मुझे लगे कि इन्फॉर्मेशन काम की है, तो वो एक लो या मीडियम अवेलेबिलिटी बन जाएगी। और इसमें ये भी हो सकता है, मतलब मैं एक लैब की मशीन थी, उसमें रेड रिवर्सल का इशू था, ठीक है? उसके बाद आपने उसमें से पासवर्ड फाइल रीड कर ली थी, ठीक है, रीड हो। अब पासवर्ड फाइल रीड करने का क्या फ़ायदा? उसमें तो खाली यूज़र नेम है, पासवर्ड तो नहीं है। अटैक वेक्टर क्या बनेगा? अटैक वेक्टर ये बनेगा कि मुझे रेड रिवर्सल मिलेगा तो मैं पासवर्ड फाइल रीड करूंगा। क्यों रीड करूंगा? उसमें मुझे यूज़र मिल जाएंगे। यूज़र का मुझे क्या फ़ायदा है? क्या पता यूज़र ने जो पासवर्ड ब्रूट रखा फोर्स हो। करने में आसानी मिल सकती है सर आपको, हो सकता है आप आगे ब्रूट फोर्स कर लें उस पर। बहुत यूज़र नेम अच्छा आपको पता लग यूज़र नेम जी, पता लग गया, अब आगे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। एक फ़ायदा इसका ये हो सकता है, ठीक है? और दूसरा फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि तो यूज़र आपको पता लग गया। या कभी-कभी ये होता है कि यूज़र नेम ना, जैसे अब ताहिर आपने यूज़र रखा है जी, ताहिर और ताहिर, यूज़र नेम भी ताहिर, पासवर्ड भी ताहिर। तो इसी तरह एक मैंने मशीन देखी थी लैब के अंदर, उसमें रेड रिवर्सल का इशू था। रेड रिवर्सल के इशू से आपने पासवर्ड फाइल रीड की, पासवर्ड फाइल रीड करने से आपने उसमें पता नहीं कौन सा यूज़र था, जो भी जेम्स था, पता नहीं क्या था, तो उसी नाम से यूज़र था, उसी नाम से पासवर्ड था, उसको मैंने एसएसएच किया, ठीक है ना? और वैसे भी आपको पता है जो पासवर्ड फाइल में यूज़र होते हैं वो सारे वो यूज़र होते हैं जो कि एसएसएच वाले होते हैं, ठीक है? तो मतलब जो डेटाबेस में यूज़र होते हैं वो एप्लीकेशन के होते हैं, लेकिन जो लिनक्स के यूज़र होते हैं वो पासवर्ड फाइल में होते हैं। ये आपको ना पता होना चाहिए कंटेनर के किस किस प्रोडक्ट के यूज़र कहाँ पड़े होते हैं। मिसाल है, कोई ईमेल सर्वर आप इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है? तो अच्छा, मैं अब उसमें आता हूँ। तो अगर आपको पासवर्ड, मैं एक अटैक वेक्टर आपको दे रहा हूँ कि मुझे पता लग गया जी, पासवर्ड फाइल रीड की तो यूज़र पता लग गया जो जेम्स था, मैंने सबसे पहले ये ट्राई करूँगा फिर पासवर्ड क्रैकिंग से पहले जेम्स जेम्स या जेम्स 1 2 3 या जेम्स, मतलब थोड़े से बेसिक लेवल के, क्या पता इसने ये रखे हो। देन मैं जाऊँगा पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर। तो मेरा 2 ऑप्शंस ओपन हो गई। हो सकता है इनसे मुझे रिजल्ट मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन एक अटैक वेक्टर तो ओपन हो गया ना मशीन तक जाने का। अच्छा, अटैक वेक्टर और ओपन कराता हूँ। रेड रिवर्सल में ना ओएससीपी वालों के पास ना खेलने के लिए बहुत सारे सिनेरियो हैं। दूसरा सिनेरियो ये आगे जी, एक ईमेल सर्वर है, उसमें चल रहा है, ठीक है? उसमें ईमेल सर्वर का नाम है पोस्टफिक्स। अब इसमें ईमेल सर्वर में भी ईमेल सर्वर के भी यूजर्स होते हैं। आपको पता है, जैसे मिसाल है, अगर एक मशीन है उस पर आउटलुक चल रहा है तो आउटलुक के भी अपने यूजर होंगे, ठीक है? और उसी लिनक्स की है तो उसमें उसमें लिनक्स के यूजर्स भी होंगे। तो यूजर्स, आपको पता है, यूजर एक हर मतलब एक प्रोडक्ट के भी होते हैं, प्रोडक्ट में चलने वाली सर्विसेज के भी होते हैं। मतलब लिनक्स के यूजर भी होंगे और लिनक्स में चलने वाली एप्लीकेशन सर्विसेज के भी यूजर्स होते हैं। इसी तरह विंडोज के भी यूजर होते हैं और विंडो में चलने वाला, मिसाल है विंडो में एक ईमेल सर्वर है, ठीक है, या वेब एप्लीकेशन है, उसके अपने यूजर होंगे, एप्लीकेशन उसके डीबी में होंगे। ईमेल सर्वर है तो उसमें फाइल सिस्टम में कहीं रखे होंगे। तो अब आपको पता लग गया कि मेरी मशीन में एक ईमेल सर्वर है, ईमेल सर्वर पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स को अपने नेट से देखा कि पोस्टफिक्स की यूजर जो फाइल होती है वो सी ड्राइव में ब्ला 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 इस पॉइंट पे यूजर फाइल पड़ी होती है, पासवर्ड फाइल पड़ी होती है। तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, रेडिट रिवर्सल को यूज करते हुए वहां से वो फाइल रीड कर लेंगे। तो रेडिट रिवर्सल से आपको क्या रीड करना है, ये मशीन की इनोवेशन भी आपको बताती है, ठीक है? उसमें चलने वाले डिफरेंट और प्रोटोकॉल भी आपको बताते हैं क्या रीड करना है, सही है? तो ये वो मसला है जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है? तो इसमें आपको थोड़ी-सी सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आप फिर इसमें से चीज़ें क्या, कौन-सी फाइल इम्पोर्टेंट है, वो आपको वहाँ से पता लगेगी। तो किसी भी, मतलब जब आप ब्लैक बॉक्स पेन टेस्ट कर रहे हैं आप, तो आपको तो पोर्ट ही नज़र आ रही हैं, एप्लीकेशंस ही नज़र आ रही हैं, तो उन एप्लीकेशंस के वर्ज़न भी नज़र आ रहे हैं, तो उसमें रहते हुए आप देख सकते हैं कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और लिनक्स में पासवर्ड फाइल मैंने देखा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो पासवर्ड फाइल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसके टैग वेक्टर आपको 2 बता दिए। विंडोज़ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, विंडोज़ में कोई भी ऐसी फाइल नहीं है, क्योंकि विंडोज़ का जो एनवायरनमेंट है ना, उसके जो यूज़र नेम होते हैं, आपको पता है, लिनक्स में यूज़र नेम होते हैं पासवर्ड फाइल में और पासवर्ड होते हैं शैडो फाइल में। लिनक्स की ये पासवर्ड मैनेजमेंट है। लेकिन विंडोज़ की पासवर्ड आपको पता है, सी में या सैम सिस्टम 32 में सैम फाइल होती है। उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड इकट्ठा कॉन्केटेनेट हुआ हुआ और एनटीएलएम प्रोटोकॉल से गुज़रा हुआ पड़ा होता है, ठीक है ना? तो आपको वो फाइल की एक्सेस तो होती ही नहीं। तो
उसकी परमिशन भी नहीं होती, ना एक्सेस होती, तो वो आप रेड रिवर्सल से नहीं कर सकते। अगर इन केस आपने एप्लीकेशन ऐसी मिल गई आपको, ठीक है, मैं सिनेरियो बना रहा हूँ ना, एप्लीकेशन मिल गई आपको ऐसी, वो चलती थी, आईएएस चलाए, आपके पास ताहिर भाई की मशीन थी, उन्होंने आईएएस इंस्टॉल किया, उन्होंने आईएएस इंस्टॉल किया, उन्होंने उसमें उसको किया, एडमिनिस्ट्रेटर से चलाया, एडमिनिस्ट्रेटर से मशीन लॉगिन की, आईएएस को चलाया, एप्लीकेशन चलाई, उसके ऊपर गलत एप्लीकेशन चलाई, उसमें रेड रिवर्सल का मसला था। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप उसमें से, अगर रेड रिवर्सल है तो उसमें से सैम फाइल एडिट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो नहीं होता सिनेरियो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिनेरियो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। तो